तो बॉन्ड क्लीवेज से शुरू करते हैं अपने चीज़ की स्टार्टिंग। तो बॉन्ड क्लीवेज की बात करें अगर हम लोग, तो बॉन्ड क्लीवेज में मेरे पास में दो तरीके होते हैं। एक होता है होमोलिटिक फिजन के थ्रू, या होता है हेटेरोलिटिक फिजन के थ्रू। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये होमोलिटिक फिजन कैसे होता है, बॉन्ड कैसे होमोलिटिक फिजन के थ्रू टूटता है, और हम देखेंगे कि हेटेरोलिटिक फिजन के थ्रू बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा पहला टॉपिक है हमारा होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन। हमारा टॉपिक जो पहला है वो है होमोलिटिक फिजन। तो आइए देखते हैं होमोलिटिक फिजन कैसे होता है, क्या है होमोलिटिक फिजन। तो यहाँ पे रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इन विच वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड रिमेन्स विद ईच ऑफ द एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल बात यहाँ पे लिखी है बच्चों, बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे, बहुत डेप्थ में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉन्ड है, यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है, एक स्पीसीज से बी स्पीसीज के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है ये बिल्कुल। और मैं एक केस लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की भी है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी दोनों के सेम है। आप ध्यान समझिए चीज़ों को कि होमोलिटिक की कंडीशन क्या है, आपको समझना चाहिए कि होमोलिटिक की कंडीशन क्या है। अगर मेरे पास में ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ही सेम है तो मतलब ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इक्वली सेपरेट होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा बच्चों, तो ये बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से ए और बी को बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो क्योंकि दोनों ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ई एन ऑफ ए और ई एन ऑफ बी दोनों की सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की और ए की आपस में सेम है, तो सेम है, इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, होमोलिटिक फिजन से रेडिकल बनता है बच्चों, रेडिकल बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो डिवाइड बॉन्डिंग पेयर इक्वली। तो यहाँ पे जो मेरे पास में ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर इक्वली डिवाइड हुआ है। ये बॉन्डिंग पेयर क्या हुआ है बच्चों, ये इक्वली डिवाइड हुआ है बिल्कुल। जो बॉन्ड था इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ए और बी के पास पहुंच जाएंगे बच्चों। तो ये तुम्हारे पास जो तरीका है वो होमोलिटिक फिजन का होता है। जरा फोकस करिए इस बात पर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो तरीका है ये डिवाइड बॉन्डिंग पेयर इक्वली। तो इससे क्या बनेगा, इससे जो चीज़ बनेगी आपके पास वो हो जाएगी ए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बी उसका पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों जो स्पीसीज बनी है यहाँ पे, तो ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हर एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कहते हैं ये न्यूट्रल स्पीसीज बनी है। यहाँ पे न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल है ना, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लिया है, बी का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ए ने ले लिया है, या एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बी ने ले लिया है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं, और जो ये बनी है इनका नाम है रेडिकल्स। बच्चों को क्या कहते हैं, ए और बी क्या बने हैं, तो ए और बी जो बने हैं ये रेडिकल्स हैं। आप ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ए और बी जो बने हैं, फॉर्मेशन हुआ है जिनका होमोलिटिक क्लीवेज से, ये क्या है बच्चों, ये रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स हैं बिल्कुल, ये रेडिकल्स है। और ये फ्री रेडिकल्स जिनको कहा जाता है, रेडिकल्स बोल लीजिए या फ्री रेडिकल्स बोल लीजिए, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हुई है। तो इसके शर्त क्या है कि दोनों की ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बिल्कुल। ए और बी की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एकदम सेम होनी चाहिए। बस ये छोटी सी शर्त यहाँ पर है बस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेरे पास मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है ईथेन। तो दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखिए इस CH3 और इस CH3 जब ये दोनों पेयर ही आइडेंटिकल हैं, CH3 के, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसका बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवाएंगे, जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे फॉर्मेशन होना है ये, यहाँ पे जो है दो मिथाइल के रेडिकल बन जाएंगे, दो मिथाइल के रेडिकल बन जाएंगे। तो कुल मिला के एक CH3 इस तरह से और दूसरा CH3 इस तरह से बन जाएंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप कहेंगे क्या इस रेडिकल के फॉर्मेशन में क्या इसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल आप दिमाग से सोचिए थोड़ा सा कि ये बॉन्ड ब्रेक ही तब करेगा जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो आप एनर्जी जो देते हैं वो किसके फॉर्म में देते हैं, जरा इंपॉर्टेंट बात है। जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी आइदर, वो एनर्जी जो होती है आपकी, वो आपकी या तो लाइट हो सकती है, या तो वो लाइट हो सकती है, या फिर हीट हो सकती है बच्चों, या फिर लाइट या फिर हीट। लाइट या हीट से आप यहाँ पे लाइट या हीट आपको देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे ये मिथाइल के रेडिकल बन पाएंगे। लाइट के लिए हम यहाँ पे H दिखाते हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ा है E = H होता है। तो यहाँ पे हम लाइट ना लिख के कई बार H बना देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने लाइट प्रोवाइड करी है, बिल्कुल हमने लाइट प्रोवाइड करी, बिल्कुल यही बात। तो ये रही बात। जैसे मेरे पास मान लीजिए दूसरा कोई प्रिवेंट है, मेरे पास कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे NH2 है। इस केस में अगर आप फोकस करेंगे, आपने यहाँ पे डाल दिया है क्या, लाइट और हीट, लाइट या हीट आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया है। तो जरा एक्सपेक्ट करिए क्या बन सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे NH2 और CH3 की जो, अगर इसका मैं होमोलिटिक क्लीवेज करवाता हूँ, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाता हूँ, होमोलिटिकली दोनों को ब्रेक करता हूँ बॉन्ड को, इस होमोलिटिक क्लीवेज इस बॉन्ड को करवाऊंगा, तो यहाँ पे वही केस होगा कि यहाँ पे दो रेडिकल बन जाएंगे, एक रेडिकल ये वाला बन जाएगा और एक रेडिकल ये वाला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो इस तरह से रेडिकल बनेंगे। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी
बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलिसिस के थ्रू, जब भी बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलिसिस के थ्रू, जब भी बॉन्ड क्लीवेज होगा किसके थ्रू, होमोलिसिस के थ्रू, जब भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो जब भी बॉन्ड क्लीवेज होमोलिसिस के थ्रू होता है बच्चों, तब हमेशा रेडिकल्स ही बनते हैं, फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं, तब हमेशा फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं, वही बात, हमेशा फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने एक बात गौर करी होगी कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरफ एरो बनाता हूँ, इस तरह से पूरी एरो नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाता हूँ, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने के लिए आपको इसी तरीके की एरो बनानी है, इसी तरह की एक हुक की, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपको एरो बनानी है, यही आपको एरो बनानी है। तो एन एरो विद ओनली वन, है ना, एन एरो विद ओनली हाफ ऑफ एन एरो हेड इज यूज टू शो द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको आप कहते हैं फिश हुक नोटेशन, है ना, इसको फिश हुक कहा जाता है ना, ये वाली जो एरो होती है आपकी, ये वाली, इसको आप क्या कहते हैं, इसको फिश हुक कहते हैं, फिश हुक नोटेशन, फिश हुक नोटेशन कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस बात को आप एकदम दिमाग में रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने के लिए फेस हुक नोटेशन का यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इस वजह से हम केवल ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लाइक दिस, बस, ठीक है, इस तरह दिखाते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ही चला रहा है तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि हाँ भैया पूरा इलेक्ट्रॉन ही चला रहा है, इलेक्ट्रॉन के पूरा पेयर ही चला रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, दो इलेक्ट्रॉन के एक पेयर बनाते हैं, बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि रेडिकल्स बन गए, कुछ रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल आप देखते हैं रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, की किसी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स, आप कुछ भी कहना चाहें, तो रेडिकल्स कहिए या फ्री रेडिकल्स कहिए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, बिल्कुल। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनके पास? तो सबसे पहली बात ये है कि आपने अगर गौर करा हो तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दिया है, मतलब लिया है, और ना ही खुद इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, तो ये इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही होंगे, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिल्कुल सही बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के अलावा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनके लिए एक वर्ड यूज़ कर जाता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। और वैसे भी आप ये जानते हैं कि इंटरमीडिएट कभी स्टेबल कब से होने लगा ना, स्टेबिलिटी कंपेरेटिव स्टेबिलिटी हो सकती है, पर वैसे इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट जैसे स्टेप में बनता है उसी की तुरंत क्षण, अगले क्षण वो कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं फ्री रेडिकल्स की कि वो न्यूट्रल हैं, और दूसरी बात क्या, न्यूट्रल के अलावा वो और क्या है, वो बहुत रिएक्टिव है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो उनकी स्टेबिलिटी है। रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिल्कुल। तो हम देखेंगे रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पे आप चेक करिए, देयर स्टेबिलिटी इज इन द ऑर्डर, देयर स्टेबिलिटी is इन द ऑर्डर। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझना बहुत ही ज़रूरी है, और देखते हैं कैसा है। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर कोई हमारे पास रेडिकल है, तो जो एलाइलिक रेडिकल होता है, एलाइलिक क्या होता है, दिस इज़ एलाइलिक, है ना, ये कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन है, दिस इज़ एलाइलिक कार्बन, राइट, ये आप पढ़ चुके हैं कि एलाइलिक कार्बन होता है। और ये क्या है, ये आपका विनाइलिक है, कौन सा, ये वाला क्या है, ये कार्बन कैसा है, ये विनाइलिक है, ये आप जानते हैं, बिल्कुल। तो एलाइलिक रेडिकल जो होता है, एलाइलिक रेडिकल वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बना के दिखा